हेलो स्टूडेंट्स, ये एमए फाइनल की क्लास में हम आज फिर से मिल रहे हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड पे, इंटरनेशनल ट्रेड थियरी में जो हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी गिवन बाय एडम स्मिथ इन 1776 इन हिज बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस का चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं और इसकी एक वीडियो क्लास भी हम बना चुके हैं और आपने ज़रूर सुनी होगी और कुछ नोट्स भी आपने बनाए होंगे, क्योंकि इस वीक का जो असाइनमेंट है वो मैं आपको इसी थियरी में से देने वाली हूँ। तो अगर नहीं सुना है तो उसे भी ध्यान से सुनिएगा। और अब हम जो है इसके आगे बढ़ते हैं जहाँ से हमने कल इसे छोड़ा था। थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए फिर से हम इसको देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में एडम स्मिथ ने ही सबसे पहले अर्थशास्त्र में यह बताया कि दो देशों के मध्य व्यापार कब होता है, क्यों होता है, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि निरपेक्ष रूप से किन्हीं दो देशों को दो अलग अलग वस्तुओं में उत्पादन करने से लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि उन दोनों देशों को उन अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन करने से क्रमशः लागतें कम आती हैं। इसलिए जिस देश को जिस वस्तु को बनाने में लागत कम आती है वह उस वस्तु को अधिक बनाएगा, उसमें विशिष्टीकरण करेगा और फिर उस वस्तु को अपने खुद के उपभोग के पश्चात निर्यात कर देगा। या ये कह सकते हैं कि वो इतनी वस्तु बनाएगा कि खुद का भी उपभोग पूर्ण हो सके उससे और वो निर्यात भी कर सके। इसी तरीके से दूसरा देश दूसरी वस्तु के लिए करेगा। तो इस प्रकार से एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र जगत को परिचित कराया। तो ये स्लाइड जो हम देख रहे हैं वो हम कर चुके हैं। फटाफट इसको फिर से आपको याद दिला देती हूँ। यह सिद्धांत श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। दो देशों के बीच व्यापार जो है वो वणिकवादियों की संरक्षणात्मक नीतियों की बजाय मुक्त व्यापार और बाजार व्यवस्था के द्वारा होना चाहिए, ऐसा एडम स्मिथ की ये थियरी कहती है। और मुक्त व्यापार जो है वो एक देश को कुछ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल कराता है और जिस वजह से वह दूसरे से उस वस्तु का आयात कर लेता है जिस वस्तु को वह अपने यहाँ पर निरपेक्ष रूप में महंगी बना पाता है। और इस तरीके से हमने आगे बढ़ते हुए इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी देखा था। मैंने कहा था इतनी बड़ी टेबल की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से सबसे पहली वाली जो रो है उसको उठा सकते हो, घना और साउथ कोरिया का। उसमें एग्जाम्पल था, फिर उसका सीधा सीधा रेखा चित्र हमने बना दिया था। जी जी जो है, जी जी डैश इसमें घना की है और के डैश इसमें साउथ कोरिया की पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। उसके बाद हमने ये देखा, मैं इस स्लाइड में वापस जा रही हूँ, कल इसमें थोड़ा सा गलत पढ़ा गया था। सिंस ओपनिंग द न्यू वेयर हाउस है, वेयर हाउस नहीं है, कल इसमें ये मुझे दिखाई नहीं दिया था। ये वेयर हाउस है, वेयर हाउस जहाँ पे सामानों को एकत्रित किया जाता है। यहाँ एक्सपोर्ट लिखा है, इट मीन्स जो सामान निर्यात योग्य है वो इस वेयर हाउस में, यानी भंडार गृह कह सकते हो आप, इसमें रखे जाते हैं। और यह देश जो है वो इससे अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाता है क्योंकि व्यापार से वो लाभ कमाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के क्या लाभ किन किन बिंदुओं के अंतर्गत आपको परीक्षा में लिखने चाहिए, है ना। बातें तो हम सब जान चुके हैं, बट किस तरीके से हमें लिखना है तथ्यात्मक रूप से जिस पर हमें नंबर मिलते हैं। तो सबसे पहला है स्पेशलाइजेशन, दूसरा सुटेबिलिटी और तीसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो जहाँ तक स्पेशलाइजेशन की बात है, व्यापार जो है वो दो देशों में हो रहा है स्मिथ के सिद्धांत में, और दोनों देशों की दो अलग अलग वस्तुओं की विशेषज्ञता को बढ़ाता है जिससे विशिष्टीकरण बढ़ता है और श्रम जो है वो और अधिक
कुशल हो जाता है, जिस वस्तु को बनाने में वो पहले से ही कुशल है वह और अधिक कुशल हो जाता है। सूटेबिलिटी, कुछ उत्पादों के उत्पादन में देश के श्रम की कुशलता की उपयुक्तता में बढ़ावा आता है। इकोनॉमी स्केल की जहाँ तक बात है, जब निर्यात होने लगता है किसी देश का तो उसकी उत्पादन के पैमाने सुधरते हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की वजह से उसको कई तरह की मितव्ययताएं प्राप्त होती हैं, जिस वजह से उसकी उत्पादन लागत कम आने लगती है। तो उसकी वस्तुओं की कीमतें भी कम हो जाती है, तो विदेशों में उनकी मांग भी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक पॉइंट है वो है नेचुरल एडवांटेज। प्राकृतिक लाभ भी प्राप्त होते हैं व्यापार से। उसमें सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि वह देश जो है, जो दो देश हैं उसमें से देश ए और बी जो है वो उसी वस्तु को बनाने में ज़्यादा कुशल और सक्षम होंगे जिसका कच्चा माल उनको बहुतायत से अपने यहाँ मिल जाएगा, जिस वजह से जब श्रम उस पे काम करेगा तो उसकी लागत कम आएगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं इससे उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। यदि किसी के पास वो नेचुरल रिसोर्सेज कम हैं या उनका उपयोग की उनके श्रम को जानकारी नहीं है, तो फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा और उसकी लागत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशन। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दिया हुआ है वातावरणीय, मान लीजिए उसके हिसाब से देशों को विशेषज्ञता हासिल होती है। जैसे इंडिया जो है, इंडिया और बी श्रीलंका और सी यूएसए, 3 उदाहरण दिए हुए हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से इंडिया जो है वो प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, स्वीट मैंगोज, ग्रेप्स और टी, इन सारी वस्तुओं में केवल और केवल ऊपर वाले 2 कारणों की वजह से भारत जो है वो व्यापार में अधिक सक्षम है। श्रीलंका जो है वो कैशू नट्स और कॉटन आदि में, और यूएस जो है वो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ठीक है, तो इस तरीके से टी एंड रबर और व्हीट, इनमें वो ज्यादा कुशल हो गए। ये इसमें लिंकेजेस सही नहीं हो रहे हैं। ए है इंडिया, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, स्वीट मैंगोज, ग्रेप्स एंड टी, ठीक है, और कैशूनट्स और कॉटन, ये सारे इंडिया के लिए हैं। श्रीलंका के लिए प्रोडक्शन ऑफ टी एंड रबर है और यूएसए के लिए प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है। आपको सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत जो है वो यूएसए से गेहूं का आयात करता था। आज तो हमारे पास बफर स्टॉक है, हम गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं है वरन निर्यात भी करते हैं, लेकिन कोई समय था जब अमेरिका से हम गेहूं आयात भी करते थे। तो अमेरिका को उस समय प्रोडक्शन ऑफ व्हीट में विशेषज्ञता हासिल थी। नेक्स्ट स्लाइड है एक्वायर्ड एडवांटेजेस। जो प्रयत्न कर करके, मतलब कोई देश हासिल कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, लाभों को प्राप्त कर लेता है, अपने हिस्से कर लेता है, वो किस वजह से? टेक्नोलॉजी, R&D पे जो देश ज़्यादा खर्चा करते रहे हैं वो तकनीक की दृष्टि से बहुत कुशल हो जाते हैं और अपनी स्किल्स को बढ़ा लेते हैं। वहाँ का जो श्रम है वो श्रम नहीं बल्कि पूंजी के बराबर माना जाता है ना। ह्यूमन कैपिटल, ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं आप ग्रोथ वाले पेपर में भी पढ़ोगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि व्यक्ति को ही एक कैपिटल के रूप में कन्वर्ट कर देती है शिक्षण और प्रशिक्षण, तो उसको स्किल्स कहते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे जापान का दिया हुआ है एडवांटेजेस इन स्टील प्रोडक्शन। जापान ने उसमें इन दोनों ऊपर वाले वजहों से इसमें हासिल किया है स्किल को। इंग्लैंड प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के समय से ही ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल का जो बिजनेस है या प्रोडक्शन है उसमें बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल की है ब्रिटेन ने। कच्चा माल वो अपने उपनिवेशिक राज्यों से या देशों से ले जाता था और वहाँ निर्मित करके अपनी फैक्ट्रियों में वही कपड़ा वो उन्हीं देशों में महंगे दामों पर बेचता था। आज भी वहाँ की टेक्सटाइल में जो उसकी विशेषज्ञता है वो अप्रतिम है। फ्रांस के लिए दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ वाइन। वाइन के लिए ही फ्रांस पहचाना जाता है, जो नाम जिस देश का वो है फ्रांस। फ्रांस जो है वो वाइन के उत्पादन में अग्रणी है और बहुत ही कम लागत पर वो वाइन का उत्पादन कर सकता है।
नेक्स्ट जो स्लाइड आपके सामने खुली है वो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है इस थ्योरी का? तो मतलब कि महत्व कह लो या निष्कर्ष कह लो, व्यापार के बाद इनको क्या हासिल हो जाता है। तो पहला है दोनों उत्पादों की अधिक मात्रा, यानी दोनों की टोटल प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि निर्यात प्रारंभ होने की वजह से दोनों ही अपने अपनी वस्तु में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो दोनों में उत्पादकता भी बढ़ती है और उत्पादन की टोटल मात्रा भी बढ़ती है। दोनों देशों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि निर्यात से निर्यात आय प्राप्त होती है, जिससे कि देश में आय स्तर बढ़ता है और लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ता है, जिससे वो ज़्यादा भौतिक वस्तुएं खरीद पाते हैं और उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट उत्पादन क्षमता में वृद्धि, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इट मीन्स उत्पादन क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट है वैश्विक दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि। पूरे विश्व पटल पर किसी एक वस्तु की उत्पादन शक्ति में जब सुधार होता है उस देश की, तो विश्व पटल पर उसका वर्चस्व कायम हो जाता है, उसकी प्रभावशीलता में भी वृद्धि आती है। हर देश उसको उस वस्तु की वजह से पहचानने लगता है। और नेक्स्ट है वैश्विक उत्पादकता और अन्य संसाधनों की उत्पादकता का अधिकतमकरण, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। यानी जब सारे देश इस तरीके से व्यापार में संलग्न होते हैं, तो पूरे विश्व का ही संसाधनों की दृष्टि से उत्पादकता बढ़ती है। नेक्स्ट जो स्लाइड आपके सामने खुल गई है वो है इसकी एक तरीके से कह लो सीमाएं, दोष, दोष की बजाय सीमाएं ज़्यादा कह लो तो ज़्यादा ठीक है, लिखा हुआ भी लिमिटेशंस ही हैं। पहला है कई देशों के लिए कोई पूर्ण लाभ नहीं, यानी कि प्राकृतिक दृष्टि से ही कुछ देश इस तरह से होते हैं कि उनको किसी भी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ हासिल नहीं होता है, तो उन देशों के लिए इस तरह का व्यापार फायदेमंद साबित नहीं होता है, नहीं वो इससे कमा पाते हैं और नहीं जीवन स्तर में सुधार कर पाते हैं। नेक्स्ट है देश के आकार का प्रॉब्लम। नेचुरली पूरी दुनिया में कुछ देश बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, तो देखना पड़ेगा कि व्यापार जिन दो देशों के मध्य शुरू हुआ है, यदि वो इक्वल आकार के हैं, समान आकार के हैं, तो ठीक है, दोनों एक दूसरे की मांग को पूरा कर सकते हैं। आकार से मेरा मतलब यहाँ पे सिर्फ भौगोलिक आकार भी नहीं है, जनसंख्या का आकार भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। जैसे भारत की जनसंख्या मान लीजिए हम 1 अरब 34 करोड़ लोग हैं या 35 करोड़ के करीब, 1 अरब 35 करोड़ के करीब हमारी आबादी पहुंच गई है। अब हमें कोई ऐसी वस्तु जो सभी लोग लगभग इस्तेमाल करते हैं चाहिए, तो उसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी हमें चाहिए। अगर हम यही व्यापार श्रीलंका से करना चाहते हैं कि हमारी सारी मांग को वो पूरा कर दे, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर श्रीलंका। तो इस तरीके से ये देखना पड़ेगा कि आकार जनसंख्या की दृष्टि से भी, यानी उपभोग की दृष्टि से भी देखना पड़ेगा, और भौगोलिक दृष्टि से भी। कनाडा है, यूएस है, उनका व्यापार श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों के साथ यदि हम कहें कि वो इनकी मांग पूरी कर दे और नेपाल उनकी मांग पूरी कर दे, तो नेपाल की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा। तो ये उसकी सीमा है व्यापार की। नेक्स्ट है विशिष्टताओं में देश के अंतर से, इस में थोड़ी सी टाइप की एरर आ गई है। मतलब वही है कि विभिन्न देशों की विशिष्टताओं में अंतर होता है। अब आप देखिए जैसे सऊदी अरबिया कंट्री है, यूएई के ईरान, इराक और कुवैत जैसे देश हैं जहाँ तेल की बहुतायत है, लेकिन हम जैसे हैं वहाँ एग्रीकल्चर गुड्स की बहुतायत है। अब ये हो सकता है कि वो छोटे देश हैं हमसे भी, तो हमसे वो इतना कम अनाज मंगाएं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा तेल की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है और खपत भी बहुत ज़्यादा है पेट्रोल की। तो हम इस तरीके से वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन ट्रेड बैलेंस की दृष्टि से पूरा नहीं कर पाएंगे, तो यह भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है परिवहन लागत उपेक्षित कर दी गई है। स्मिथ के इस सिद्धांत में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को शामिल नहीं किया गया है, जो इसकी एक सीमा है बहुत बड़ी। परिवहन लागतें उपस्थित होती हैं और कई बार तो भौगोलिक दूरी और
जल यातायात, मान लो महीनों महीनों कोई चीज़ किसी एक देश से दूसरे देश पहुंच रही है तो परिवहन लागतें बढ़ जाती हैं। हालांकि आजकल बाय एयर जो परिवहन है वो काफ़ी प्रचलन में आ गया है, तो वस्तुएं आराम से एक देश से दूसरे देश कम समय में पहुंच जाती हैं और लागत को कम कर लेती हैं। लेकिन फिर भी परिवहन लागत तो आएगी आएगी उसमें, तो उनकी उपेक्षा करना ठीक नहीं है, ऐसा आलोचक कहते हैं। सिद्धांत जो है स्मिथ का, वो एक धारणा पर आधारित है कि विनिमय दरें स्थिर हैं और दी हुई हैं। दी हुई या निश्चित एक ही बात होती है। हम हमेशा ही कहते हैं इट इज़ गिवन, मतलब वो दी हुई हैं, यानी कि उनमें कोई फेरबदल नहीं हो रही है। तो यह भी आलोचक कहते हैं कि ये भी बिल्कुल ही असाधारण या मतलब अव्यवहारिक चीज़ है कि विनिमय दरों को स्थिर मान लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। और लास्ट है, यह सिद्धांत यह भी मानता है कि लेबर कैन स्विच बिटवीन प्रोडक्ट्स इजीली, यानी श्रम समरूप है, ये तो उनकी मान्यता है ही। और इसके अलावा जो श्रम है वो स्विच भी किया जा सकता है, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में आराम से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। लेकिन आलोचक कहते हैं व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। एक कंप्यूटर बनाने वाले श्रम को आप एक मकान बनाने वाले श्रम में प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही व्यवहारिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस सिद्धांत की लिमिटेशंस मानी जाती हैं। तो इस तरीके से एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का जो चैप्टर है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका धन्यवाद सुनने के लिए। लेकिन अब मैं ये चाहूँगी कि आप जो है वो दोनों वीडियोस को इकट्ठे एक साथ सुने और अपने नोट्स बनाएं, और असाइनमेंट मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।